नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं हूं जयप्रकाश और आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारे साथ जो मेहमान है, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम कुमारी मैम। इनसे हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी संघर्ष के बारे में, इनके संघर्ष की हर एक कदम के बारे में और इन्होंने प्रोफेसर बनने तक की जो इनकी जर्नी रही और उन सभी के बारे में आज विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हम बातचीत ये भी करेंगे कि जो बच्चे नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैम का क्या रणनीति रहेगा, क्या मार्गदर्शन रहेगा। हम बात करेंगे कि जो बच्चे संगीत सीखना चाहते हैं या संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन पे मैम की क्या प्रतिक्रिया रहती है। हम बात करना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो एक दलित है, जो पिछड़ा समाज से आते हैं और वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं और उन सभी के लिए हम बात करना चाहेंगे। हम बात करना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए जो यह मानती है कि हम एक पिछड़े समाज से हैं, हम एक दलित समाज से हैं और हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते। इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही विस्तार से आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रेम कुमारी मैम के साथ। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले मैम हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रेम कुमारी, मेरा घर किलाघाट बाजितपुर दरभंगा और मैं अभी समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम में लेक्चरर के पद पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। किस कॉलेज में मैम? जीकेपीडी कॉलेज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर। समस्तीपुर। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? आपका बचपन कहाँ बीता इसके बारे में? मेरा बचपन जो है सो गाँव में ही बीता है। बगल के ही रत्नोपट्टी गाँव है, वहीं मेरा मायके है, वहीं बीता है। शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई है। उस समय जब हम दलित परिवार से आते हैं, निम्न वर्ग परिवार से आते हैं, मेरे पिताजी, माताजी मज़दूरी करके मुझे पढ़ाए जी, जी। और बचपन से ही चूँकि मुझे संगीत में रुचि थी, इसलिए उन्होंने हमको आगे बढ़ाए, सहयोग किए और बचपन से ही उन्होंने पढ़ाने का काम किया। जिस समय महिलाओं को पढ़ाने का बिल्कुल ही अधिकार वंचित नहीं था, था, अधिकार वंचित। नहीं था। उस समय मेरे माता-पिता मज़दूरी करके हमको आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाने का काम किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो गाँव के स्कूलों से हुई या फिर किसी कॉन्वेंट स्कूल या किसी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में नहीं, हुई उस थी? समय तो कॉन्वेंट स्कूल भी नहीं उतना था। अच्छा, अच्छा। जी, जी। उस समय उस समय तो हम सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं जी। और मैट्रिक किए हैं एमआरएम स्कूल से और इंटर किए एमआरएम कॉलेज से। उसके बाद जो है सो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुझे गाँव में ही हुई है। उस समय कोई कॉन्वेंट स्कूल वहाँ पे नहीं थे। आप एक अम्बेडकर मॉडल स्कूल के निर्देशक भी हैं। जी। वहाँ के मार्गदर्शक के तौर पे भी आपका एक रोल रहता है। तो हम पूछना चाहेंगे कि आपकी जो ये अम्बेडकर मॉडल स्कूल की स्थापना जो हुई थी, उसमें आप किस उद्देश्य से इस स्कूल की स्थापना किए थे? स्कूल खोलने का एक ही उद्देश्य था कि देखिए कि समाज में बच्चे जो हैं, खास करके दलित बच्चे और सभी वर्ग के बच्चे देखते हैं कि समाज में जो है गलत दिशा दिशा पे जा की रहा ओर है। जा रहे हैं और गलत दिशा की ओर जा करके, जैसे एक छोटा-सा उदाहरण है कि नशा की ओर जाना, छोटे-छोटे बच्चे को देख रहे हैं कि नशा कर रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम जो है सो सोचे कि इस बस्ती में एक स्कूल खुल स्कूल जाएगा। तो वैसे माता-पिता जो गरीब हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते जो हैं, बड़े-बड़े स्कूल जो में बड़े-बड़े स्कूल में जिसकी फीस अधिक होती हाँ, है वो फीस अधिक है, किताब से लादा गया है, बहुत सारे किताब हो जाता है, बहुत सारे फीस लगता है। तो इस दलित बस्ती के गार्जियन लोग जो है सो पढ़ा नहीं पाते हैं, जिसके कारण इस बस्ती में, इस वार्ड नंबर 23 में हमने सोचा, बहुत दिन से मेरा सपना था कि एक स्कूल हम खोलें और बच्चों को जागरूक करें, बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दें और शिक्षा से जो है सो बच्चों में ये ज्ञान का प्रकाश हो। सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो और समुचित विकास करके बच्चे देश का नाम रोशन करें, पढ़े-लिखे और शिक्षा का हम दीप जलाने का काम हमने किया है। मैम आप जिस मोहल्ले में ये स्कूल खोले हैं, वो मोहल्ला एक दलितों का बस्ती है, एक पिछड़ों का बस्ती है। हुँ। उस मोहल्ले में जो गार्जियन होते हैं, वो उतने पढ़े-लिखे नहीं होते और आर्थिक रूप से भी पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। तो उसमें आपकी जो फीस है, वो अदर स्कूल की फीस से कम है या फिर आपके और अदर स्कूल की फीस में क्या अंतर है इससे? क्यों अभिभावक आपके ही स्कूल में पढ़ाए? अभी जो प्राइवेट स्कूल का, जो कॉन्वेंट स्कूल का जो ये है रूपरेखा है और जो
स्थिति है, उस चीज को देखते हुए वो बिल्कुल ही कम है मेरे स्कूल में। जी जी जो गरीब बच्चे भी पढ़ सके, जैसे किसी बच्चा सब गार्जियन सब जो है सो मजदूरी करने चला गया, वो फीस तक नहीं भर पाता है, किताब का पैसा नहीं दे पाता है, ड्रेस का नहीं दे पाता है, तो उसके बनिस्पत बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बनिस्पत हमने अपने स्कूल में जो है सो बेहतर शिक्षा के साथ साथ जी। कम फीस भी हमने रखा है, जिससे गरीब बच्चे भी पढ़ सके। क्या आपके स्कूल में ऐसी भी व्यवस्था है जो मान लीजिए कोई दलित है या फिर कोई पिछड़े है या फिर जिसके पास पैसा का बहुत अभाव है, बहुत गरीब है, वो बच्चे को आपके स्कूल की फीस है वो फुल नहीं कर सकते, तो उस बच्चे को छूट मिलती है या फिर कम हो जाती है फीस? वैसे बच्चे को हमने अपने स्कूल में 25% बच्चे को हम फ्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा। जिसको नामांकित बच्चे हैं 25% बच्चे जो मेरे स्कूल में हैं उसको हम फ्री पढ़ा रहे हैं, उसका कुछ भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये तो मैम बहुत बड़ी बात हुई। आप देख रहे हैं जैसे कि मैम बता रही है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए मैम निःशुल्क शिक्षा का भी अपने हाँ, संस्थान में व्यवस्था किए हैं। व्यवस्था की हुई है। और ऐसे बच्चे को मैम कहे कि हम 25% ऐसे बच्चे हैं, 100% में 25% ऐसे बच्चे हैं जिसको हमारी संस्थान, हमारी स्कूल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। तो ये समाज में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है उसमें ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे कि आप एक प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर बनने की जो आपकी जर्नी रही, आपकी संघर्ष रही, इस संघर्ष को आप किस तरह से देखते हैं? ये संघर्ष, ये प्रोफेसर बनने के आज तक, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आज तक हमको बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ा है और बहुत संघर्षमय जीवन मेरा रहा। फिर भी मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे हस्बैंड, इन सबके सहयोग से आज हम इस पोस्ट पर आसीन हैं। एक प्रोफेसर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और स्कूल के भी संचालिका हैं, जी जो जी पूर्ण रूप सुचारू रूप से स्कूल चला रहे हैं। चला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान माता पिता को तो है ही, जी मेरे जी हस्बैंड का भी सबसे बहुत बड़ा योगदान है, जो आज उन्होंने हमको हमें इतना सपोर्ट आगे कर रहे बढ़ाए हैं, हैं। सपोर्ट कर रहे हैं और उत्साहित प्रोत्साहित समय समय पर करते रहते हैं। मैम जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक म्यूजिक की प्रोफेसर हैं, म्यूजिक की, तो बच्चे, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि आपको म्यूजिक पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली और बच्चे म्यूजिक क्यों पढ़े? ये दो कोई सवाल है। एक, पहला तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली म्यूजिक पढ़ने की? आप म्यूजिक को कैसे पढ़े? और दूसरे, आप बच्चे को कैसे प्रेरित करेंगे कि वो म्यूजिक पढ़े? प्रेरणा हमको ऐसे मिला कि जैसे और अन्य विषय में देखते हैं कि पढ़ाई करे रट, ये अपना रट रटाया हुआ जी विषय जी रहता जी है, लेकिन हमने संगीत में देखा, यदि किसी भी प्रकार का जीवन में आपको दुख है, सुख है, यदि आपके पास संगीत की शिक्षा है, संगीत की जानकार है, तो आप अपने आप को मन प्रसन्न रख सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। इससे हमको प्रेरणा मिला कि संगीत ही विषय हमको पढ़ना चाहिए और संगीत में रुचि था ही, उसके बाद भी संगीत से देख रहे हैं कि अभी संगीत से चिकित्सा की ओर, म्यूजिक थेरेपी से जो ये हो रहा है, इलाज हो रहा है, बच्चे हो, बूढ़े हों, सभी ठीक हो रहे हैं। तो ये सब से हमको प्रेरणा मिला कि संगीत विषय ही पढ़ना चाहिए। और बच्चे को अगर जो बच्चे म्यूजिक पढ़ते हैं उनको किन किन क्षेत्रों में म्यूजिक का स्कोप है, किन किन क्षेत्रों में वो म्यूजिक पढ़ के जा सकते हैं? अभी पहले का लोग को धारणा था कि संगीत में जो है सो रोजगार नहीं है, जी जी लेकिन अब ऐसा धारणा नहीं है। संगीत में विभिन्न क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं। जैसे प्रारंभिक टीचर हो, प्राइमरी टीचर हो, और प्रारंभिक टीचर से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक का भी इसमें बहाली अब हो रही है। सरकार इसके प्रति अब थोड़ा सा जागरूक हुई है और इधर ध्यान दिया है। फिर भी अभी कमी भी है, अभी भी कमी है, लेकिन अब इसमें रोजगार हम प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आता है, प्राइमरी स्कूल में वैकेंसी आता है, कॉलेज में वैकेंसी है, तो ये सब रोजगार हम अब प्राप्त कर सकते हैं। और म्यूजिक पढ़ने वाले को ये भी कहा जाता है कि बीएड की जो है उस पे क्या हाँ, कहना और पड़ता है? जो म्यूजिक अभी तो नया यूजीसी के तहत जो लागू हुआ है गाइडलाइन जो डिग्री आई में, है। हाँ डिग्री में, तो 4 वर्षीय कोर्स है। उसमें उसमें है क्या कि म्यूजिक में पढ़ने से उसको बीएड नहीं करना पड़ेगा, बीएड नहीं करना नहीं पड़ेगा। करना जो पड़ेगा। अतिरिक्त ये खर्च है और जो अतिरिक्त अतिरिक्त खर्च समय है, है वो हाँ दोनों से हाँ बचेंगे। वो दोनों से बचेंगे, जिससे सुविधा होगी बच्चों को पढ़ने में, बीएड नहीं करना पड़ेगा और वो बीएड इनकम्प्लीट है। बिल्कुल मैम सही बात कही है कि अगर आप संगीत पढ़ते हैं और आप संगीत सीखते हैं तो कहा यह जाता है संगीत के बारे में कि आप कितने भी दुख में हो, कितने भी कष्ट में हो, कितने भी मानसिक रोग से पीड़ित हो,
लेकिन आप जो ही एक गाना सुन लेते हैं, जो ही एक अच्छे आप फेवरेट गाना सुन लेते हैं या कुछ अच्छे संगीत पढ़ लेते हैं या साहित्य पढ़ लेते हैं, तो आपका स्वतः ही आनंद आ जाता है जीवन में। निश्चित रूप से मैम ये आपने बहुत बड़ी बात आप एक महिला हैं और दलित और पिछड़े समाज से संबंध रखती हैं और इस समाज से पढ़ना पढ़ने के लिए महिलाओं को और खासकर लड़कियों को इतनी खुली छूट नहीं दी जाती है। उस खुली छूट ना होने के बावजूद भी आपकी सफलता का जो यात्रा है वो यहाँ तक पहुँचा। इसको आप कैसे देखते हैं? ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, ये सफलता का श्रेय हम अपने माता-पिता को देते हैं, हम अपने हस्बैंड को देते हैं। और जहाँ तक गाँव समाज की बात है, तो समाज में अभी भी उतना जागरूक नहीं हुआ है कि महिलाएँ, दलित महिला अभी भी पढ़े। फिर भी हम महिलाओं को जा करके जागरूक प्रेरित करते हैं लड़कियों को। जो लड़कियाँ, जो बच्चे, लड़के कचरा बीनते हैं, जो गाछी में घूम रहे हैं, अनर्गल घूम रहे हैं, उस गार्जियन को जाकर के हम प्रेरित करते हैं, उस बच्चे को प्रेरित करते हैं, स्कूल भेजते हैं, स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, पढ़ाते हैं। और एक महिला होकर के भी हमको समाज में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी भुगतनी पड़ती है। लोग अनर्गल कुछ-कुछ बोलते भी हैं, बयानबाजी करते हैं और जो कुछ-कुछ बोलते भी हैं, जो हम उस पर ध्यान न देते हुए हम बच्चों को बढ़ाने का, पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मैम आज ये देखा जाता है कि एक माता-पिता जिस तरह से अपने बेटे को, पुत्र को दिल्ली भेजने के लिए, मुंबई भेजने के लिए, अन्य शहर भेजने के लिए अ, एकाएक से मतलब तुरंत ही जो है सो परमिशन दे देते हैं। उस तरह से लड़कियों को उतनी खुली छूट नहीं दी जाती है। लड़कियों को बहुत बंदिशों का जो है सो सामना करना पड़ता है। वो अगर कहीं जाती है पढ़ने के लिए अपने शहर से या अपने गाँव से बाहर, तो उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि वो जाएगी तो कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। आखिर ये अवधारणा, ये मानसिकता कब तक दूर होगी और ये मानसिकता के पीछे का वजह क्या है? इसका वजह है कि ये लड़कियों को जो गार्जियन नहीं भेजना चाहता है, तो अभी भी समाज में बहुत सारे दुर्गुण भी है, जो अभी भी कोई भी हो, लड़के हो, लड़कियों को गलत निगाहों से देखता है। और हालाँकि इस चीज़ को बहुत धारणाएँ बदल चुका है। इसलिए माता-पिता डरते हैं कि हम लड़कियों को आगे नहीं जाने दें, दूर-दराज नहीं भेजें, क्योंकि अभी भी जो ये समाज जो है सो उतना जागरूक नहीं हुआ है। लड़कियों के प्रति जो है अभी भी गलत धारणा है, जिसके डर के कारण माता-पिता जो है सो दूर नहीं भेजना चाहते हैं। इस चीज़ को हम लोग को मिटाना होगा, लड़कियों को प्रेरित करते हैं हम लोग और लड़कियों को पढ़ाने के लिए उसको उत्साहित करते हैं कि अब ऐसा चीज़ नहीं है, अब ये धारणा बदल रहा है। अब लड़कियाँ भी हॉस्टल में रह के पढ़ रही है और दूर-दराज भी दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई भी रह के पढ़ रही है, कोटा भी जाके पढ़ रही हैं लड़कियाँ। और लड़कियों में खुद अब जागरूक हुई है लड़की, खुद स्वावलंबी हो रही है और खुद पढ़ने के लिए जो है सो अपने माता-पिता को जागरूक कर रही है और हम लोग भी उसका साथ देते हैं और हम लोग जागरूक करते हैं। ठीक ही कहा मैम ने कि आज के दौर में लड़कियां भी लड़के से कम नहीं है। आज हर क्षेत्र में लड़की और लड़कियां जो है से कदम मिला के चल रही है, बढ़ रही है। आज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप देख लीजिए, उसमें लड़कियां की भी बराबरी हिस्सेदारी रहती है और ना सिर्फ हिस्सेदारी ही रहती है, बल्कि लड़कियां भी टॉप रैंक ला करके यूपीएससी भी टॉप करती है और नीट की भी एग्जाम क्वालिफाइड करती है, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा भी पास करती है और भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है और जितने भी गवर्नमेंट जॉब है या सार्वजनिक संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो या अन्य कंपनियां हैं, उसके भी अच्छे-अच्छे पोस्ट पे लड़कियां भी है, महिलाएं भी है और पुरुषों से कदम मिला के वो भी आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से मैम ये आपने सही ही कहा। म्यूजिक के लेकर को सरकार की जो है सो वर्तमान सरकार की सकारात्मक पहल क्या होनी चाहिए? क्या करे ऐसे जो बच्चे को म्यूजिक पढ़ने के लिए प्रेरित करे? सरकार जो है सो हम तो कहेंगे कि सरकार इसके प्रति बिल्कुल उदासीन है। इसमें जैसे हर क्षेत्र में वैकेंसी आता है, लेकिन इसमें बहुत कम वैकेंसी आता है। इसमें सरकार को चाहिए कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सभी में जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसमें वैकेंसी निकाले और उस खाली पोस्ट को भरे। जिसके कारण आज बहुत सारे पीएचडी और पीएचडी करके जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जो घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसके प्रति सरकार उदासीन है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले
और इसमें जो जितना प्रक्रिया है, जैसे बीपीएससी कर दिया है और भी टीएटी है, एसटीईटी है, वो सब भी बहुत बहुत दिन पर निकलता है। तो इसको जल्द से जल्द निकाल प्रारंभिक करके, शिक्षा में हाँ, खास करके प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी, मिडिल हो, एजुकेशन में जो है हाँ, सो उसमें सरकार जो है सो संगीत की शिक्षा, संगीत टीचर का बहाल करे। ये हमारे कहना है कि संगीत टीचर का जल्द ही जल्द बहाल करे, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है, बहुत सारे लोग जो है, लड़की हो लड़का हो, म्यूजिक करके, पीजी करके, पीएचडी करके सारे घूम रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और सारे सीट वैकेंट है। प्राइमरी स्कूल में टीचर होना चाहिए, ये सरकार ध्यान देना चाहिए। मैम आपके म्यूजिक के गुरु कौन रहा है? आपके म्यूजिक कहाँ से आप सीखे म्यूजिक की पढ़ना? म्यूजिक जो है सो सीखना, मेरी माँ भी गाती थी, जी जी। वो भी टीचर तो थी लेकिन म्यूजिक के टीचर नहीं थी, लेकिन तो गाती थी। माँ गाती थी, अच्छा गाती थी, तो इसलिए माँ गाती थी तो हम सुन सुन के जो है सो हम भी सोचे क्या कि हमको भी रुचि जग गया, तो माँ भी जो है सो हमको आगे बढ़ाई कि तुम म्यूजिक में प्रारंभिक विषय गुरु लो। माँ ही है आपकी? माँ, प्रारंभिक गुरु मेरी माँ है। जी जी। आपका मैम पीएचडी जो किए थे आप, तो उसमें म्यूजिक में आप क्या शोध किए थे पीएचडी पे? आपका शोध का विषय क्या था? शोध का और विषय आपके है किसके भाव, सानिध्य में शोध हाँ, किए थे? भाव भगत गहवर गीत परंपरा, जी। भाव भगत गहवर गीत परंपरा। इस विषय को चुनने का एक ही उद्देश्य था कि जो दलित लोग, जो हमारे समाज में जी जी, जो लुप्त होता जा रहा है, वो विषय, जो परंपरा लुप्त होता जा रहा है, उस परंपरा को हमने जगाने का काम किया, उठाने का काम किया, लाने का काम किया है कि वो परंपरा लुप्त न हो। जो आस्था का जो पर्व होता था, जी जी, दलित लोगों का जो आस्था का पर्व होता था, जैसे राजा सलेश पूजा, भैया बाबा पूजा, दीनानाथ बद्री पूजा, तो वो जो परंपरा में जो हो रहा था, तो उस चीज को हमने देखा कि धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो ये सब लुप्त नहीं होना चाहिए, उस चीज को हमने उस चीज पर शोध किया, जो फिर से वो चीज सब आगे बढ़े और आस्था का जो फर्क है वो सब समाज में हो। दलित और पिछड़े समाज में खासकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर के अम्बेडकर का क्या योगदान रहा? क्या आपकी दृष्टिकोण है अम्बेडकर के? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज जो भी महिलाएं आगे पढ़ लिख रही हैं, वो केवल ओनली ऑन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही देन है, जो आज महिलाएं इतना पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही है। उस समय, जिस समय डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्होंने बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट दिया गया, बहुत संघर्ष से उन्होंने पढ़ा। आज कोई भी वर्ण के महिलाएं जो आगे बढ़ रही है, जो ऊंचे पोस्ट पर आसीन है, तो आज उन्हीं का एक देन है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही देन है, जो आज महिलाएं इतनी आगे है। मैम आप एक संगीत के शिक्षक भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द गुनगुनाइए संगीत के किसी एक गाने को, जो आपके अच्छे गाने हो, जो आपके पसंदीदा गाने हो। अच्छा, एक देशभक्ति गीत है जी जी, वो हम 2 लाइन गुनगुना रहे हैं जी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाह मैम, बहुत 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 सुंदर ही आवाज में आपने, बहुत मीठा आवाज में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। मैम एक सवाल है आपसे, ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए? उन छात्रों के लिए तो सबसे पहले वो सिलेबस लेना होगा, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है जी। और प्रैक्टिकल के लिए अभ्यास जरूरी है। संगीत एक ऐसा चीज है, बिना अभ्यास का संगीत कोई सीख नहीं पाएगा। जितना अभ्यास करेगा उतना नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज्ञान बढ़ेगा और उतना उस चीज की तैयारी हो सकती है। बिना अभ्यास के संगीत नहीं हो सकता है।
जी जी और नेट करने के लिए जो है तो सबसे पहले कोई अच्छे से गाइड ले और उसके बाद सिलेबस ले, सिलेबस के अनुसार जो है सो गाइड की तैयारी करे और अभ्यास करना चाहिए और थ्योरी भी पढ़ना थ्योरी और जरूरी है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के लिए आप अभ्यास करें अभ्यास जरूरी और है। थ्योरी के लिए आप हाँ, पढ़ाई करें अच्छे पढ़ाई ढंग करना से। जरूरी है, उसमें काफी मेहनत करना पड़ेगा, जी जी तब जा करके बच्चे उसमें निकल पाएंगे। जी। हमारे चैनल पर इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आप जो ये चैनल हमारे जो इंटरव्यू देख रहे हैं, इंटरव्यू में आपके सबसे अच्छे क्या लगे वो चीज़ निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।